24 नवंबर 1971 को एक व्यक्ति पोर्टलैंड से सिएटल की फ्लाइट में चढ़ा, $2 लाख वसूले और फिर बीच उड़ान में विमान से कूद गया। अगले 5 दशकों तक एफबीआई ने हजारों सुरागों और सैकड़ों संदिग्धों की जांच की, पर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिन की शुरुआत पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नियमित 30 मिनट की व्यावसायिक उड़ान से हुई। ग्राउंड क्रू और अन्य यात्रियों के लिए ये एक बरसात वाले बुधवार की बस एक और छोटी उड़ान थी। डैन कूपर नाम का एक यात्री सामान्य ही था। उसने गहरे रंग का सूट, काली टाई और एक छोटा ब्रीफकेस लिया हुआ था, जिससे वह छुट्टी के सप्ताहांत में यात्रा कर रहे हजारों अन्य यात्रियों जैसा ही दिख रहा था। उड़ान भरने के तुरंत बाद कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। उसने सोचा कि यह एक फ़ोन नंबर है और उसे पढ़े बिना अपने पर्स में डाल लिया। कूपर उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, मिस, वह नोट देखिए, मेरे पास बम है। जब वह उसके बगल में बैठी, उसने अपना ब्रीफकेस इतना खोला कि उसे तारों से जुड़े 8 लाल सिलेंडर और एक बड़ी बैटरी दिखी। कूपर ने लगभग पूरी खामोशी में विमान का अपहरण कर लिया था। जबकि अन्य 36 यात्री कुछ ही फीट दूर बैठे थे, उसने प्रभावी ढंग से विमान को एक उच्च दांव वाली बंधक वार्ता के लिए दबावयुक्त कंटेनर में बदल दिया था। उसकी मांगें सटीक थीं। $20 के नोटों में $2 लाख, 4 पैराशूट और सिएटल में रनवे पर एक ईंधन भरने वाला ट्रक तैयार खड़ा हो। विमान सिएटल के ऊपर चक्कर लगा रहा था। एफबीआई ने कूपर के मांगे नकद और खास पैराशूट खोजने में 2 घंटे खपाए। यात्रियों को बताया गया कि देरी एक छोटी यांत्रिक खराबी के कारण थी। विमान उतरने के बाद कूपर ने सभी यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को जाने दिया। उसने केवल पायलटों, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक अटेंडेंट को अपनी बीमा पॉलिसी के तौर पर रखा। बोइंग 727 सिएटल टैकोमा हवाई अड्डे के गीले रनवे पर खड़ा था। एफबीआई और स्थानीय पुलिस की घेराबंदी के बावजूद जब तक चालक दल कूपर के साथ अंदर था, वे विमान पर हमला नहीं कर सके। पैसे विमान में होने और ईंधन ट्रक का काम पूरा होने के साथ कूपर ने अपनी हर मांग पूरी करवा ली थी। उसके पास चालक दल की जान और एक पूरी तरह से भरा हुआ जेट था, जिससे अधिकारियों के पास उसे फिर से उड़ान भरने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह चार्ट कूपर द्वारा मेक्सिको सिटी के लिए तय उड़ान मार्ग दिखाता है। उसने पायलटों को 10,000 फीट से नीचे न्यूनतम गति पर रहने का आदेश दिया। इन मापदंडों ने एक विशिष्ट यांत्रिक क्रिया की अनुमति दी। बोइंग 727 अद्वितीय था, जिससे उड़ान के बीच में पीछे के एयर स्टेयर को नीचे किया जा सकता था। बाहर मौसम एक भयंकर तूफान में बदल गया। विमान घने काले बादलों और बर्फीली बारिश से होकर उड़ा। खुले पिछले दरवाजे से हवाएं चीखती हुई गुजर रही थीं। कूपर ने चालक दल को कॉकपिट में जाने का आदेश दिया और पर्दा बंद कर दिया। प्रशांत उत्तर पश्चिम के घने जंगलों के ऊपर कहीं वह सीढ़ियों पर चढ़ा और जमा देने वाले अंधेरे में गायब हो गया। यह छलांग एक बड़ा जोखिम थी। 10,000 फीट पर बर्फीले तूफान में कूपर एक खाई में उतर रहा था, जहां हवा और जमीन गिरने जितना ही घातक थे। जब विमान रेनों में उतरा, एफबीआई ने केबिन घेर लिया। उन्हें कूपर की काली टाई और 4 में से 2 पैराशूट मिले, पर आदमी और पैसा गायब था। जमीनी टीमों ने महीनों तक तलाशी ली। वे सैकड़ों मील के पहाड़ी और घने जंगल में एक आदमी को ढूंढ रहे थे, जहां शव या पैराशूट सालों तक पेड़ों की छांव में छिपा रह सकता था। लगभग 1 दशक तक मामले में कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने 800 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की, पर कोई भी उस उड़ान में निश्चित रूप से नहीं था। 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खुदाई करते हुए एक लड़के को सड़े हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिले। जब जांचकर्ताओं ने सीरियल नंबरों की जांच की, तो वे 9 साल पहले कूपर को दिए गए फिरौती के पैसे से मेल खाते थे। लेकिन इस खोज से मामला हल नहीं हुआ। इससे बस नए सवाल खड़े हुए कि क्या पैसा नदी में किसी शव से बहकर आया था या उसे जानबूझकर वहां दफनाया गया था। 2016 में एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर जांच रोक दी। 45 साल बाद शरीर, पैराशूट या पुष्ट नाम के अभाव ने फ्लाइट 305 के उस व्यक्ति की पहचान को इतिहास में एक स्थायी शून्य बना दिया है।